नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और ये मेडी फ्राइडे है हमारा, जिसमें हम जैसे पुराने ज़माने में चित्रहार देखा जाता था, वैसे ही हर शुक्रवार को 1 घंटे मेडिकल की कुछ पढ़ाई करते हैं। तो आज का अपनी पढ़ाई हम स्किन के बारे में करेंगे। अगेन अभी मैं चैट में भी लोगों से पूछ रहा था, सबसे कॉमन क्वेश्चंस सबसे कॉमन पेशेंट्स में स्किन के पेशेंट्स भी बहुत होते हैं। तो पहले मैं पहेली पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम उस पहेली को सुलझाएंगे। तो मैं 2 या 3 केसेस आपको एक-एक करके दिखाऊंगा। पहला केस आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको उसका डायग्नोसिस लिखना है। ठीक है? आपको डायग्नोसिस लिखना है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखते जाओ। जिसको जो समझ में आ रहा है लिख दो। करीब 400 लोग हैं, करीब 200-250 तो आने चाहिए मुझे। चलो, करीब-करीब 80-90% आंसर्स रिंगवर्म लिखे हुए आ रहे हैं ना? फंगल रिंगवर्म। ठीक है, चलो। अब रुक जाओ, अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो। अब चेंज करते हैं। ये केस 2 है। अब केस 2 के डायग्नोसिस लिखना। हम्म 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 हम्म। माता, दैट वाज अ गुड आंसर। माता आ गई। किसी ने रिदिमा मल्टीफॉर्म में लिखा। ओके, अच्छी बात है। चलो एक और दिखाता हूं, फिर अपन तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे, और अगर आप साथ दोगे तो एक दो को और भी सॉल्व कर लेंगे। चलो सर, अब इसका लिखो। ये क्या है? अब ऐसा तो, यार तुम सोचो, 3 केस में से 2 फंगल थोड़ी फंसाऊंगा, कुछ नया तो करो। बर्न नहीं है रे, बर्न होता तो मैं कहता ना कि ये बर्न का केस है, बताओ इसको क्या हो गया। तो जितनी देर में मैं ये 3 प्रश्न पूछ रहा हूं और तुम तुम में से 90% लोग उनके गलत आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे खड़ा खड़ा एक डर्मेटोलॉजिस्ट बड़ा मुस्कुरा रहा है यहाँ पे देख देख के कि देखा किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है ना, कोई बात नहीं। वैसे मैं सच बताऊं, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं साथ में पीपीटी बनवा रहा था ना, मैं भी पूछता जाता था, यार ये क्या है, इसको क्या लिखूं, इसका डायग्नोसिस। अभी हमने घंटे भर पहले बैठ के दोनों पीपीटीज बनाई, तो मुझे भी नहीं आते थे डायग्नोसिस। तो जब से ये हमने डर्मेटोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया है, मैं भी राहुल के साथ मिलकर डर्मेटोलॉजी सीख रहा हूँ। वो जब आप लोगों को सिखाता है तो मैं भी साथ में सीख लेता हूँ, मैं पीपीटी बनाते हुए सीखता हूँ, जब वो पढ़ाता है तब सीखता हूँ। तो आज भी हम उसके साथ मिलके डर्मेटोलॉजी सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी डर्मेटोलॉजी की अप्रोच ही ऐसी रही है कि हमने एक फोटो देखा, अब हमको जो अंदाजे से याद आता है कि हाँ आदमी टकला है, उसने चश्मा लगा रखा है तो महात्मा गांधी होगा। जरूरी थोड़ी है भाई। तो हम क्या करते हैं कि हमने देख के, हम अपनी मेमोरी से गेस करते हैं कि यार ये ऐसा गोल गोल है, लाल लाल है, तो ऐसा तो फंगल ही होता होगा, तो ये फंगल है तो चलो इसको एंटी फंगल दे दें। या कि हमने देख लिया कि ये ऐसा गोला है या ऐसा स्केल स्केल निकल रही है, तो ये तो यही होगा, इसको यही दे दें। और दे दे में भी हमको लगता है कि ये स्टेरॉइड लगा दो या एंटी फंगल लगा दो, हर स्किन की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं होता। यही चीज़ हम अपने डर्मेटोलॉजी के कोर्स में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक डर्मा का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम डर्मेटोलॉजी को एक दूसरे डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाते हैं। हमारा सिस्टम पढ़ाने का क्लिनिकल गुरुजी में हर चीज़ को सिम्टम से डिफरेंशियल डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट पे ले जाने का है। ट्रीटमेंट पे हम बहुत ज़्यादा आपको पर्चे लिखना नहीं सिखाते, क्योंकि आपको एक बार ट्रीटमेंट समझ में आ गया तो पर्चा तो आप खुद भी लिख लोगे, आपको दवाई वाला भी बता देगा कि कौन सी दवाई का ब्रांड है और क्या है। हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, हम डायग्नोसिस पे फोकस करते हैं और ट्रीटमेंट की अप्रोच पे फोकस करते हैं।
तो मेरे साथ में डॉक्टर राहुल नागर हैं। वो इसी सिस्टम को हमको फिर से समझाएंगे कि वो डर्मेटोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं। वो समझाएंगे कि कौन से 5 क्वेश्चंस पूछना है अपने आप से या मरीज से, और फिर उन क्वेश्चंस के बेस पे कैसे डायग्नोसिस करना है। तो अब मैं यहाँ से सामने आके बैठ जाऊंगा। मैं राहुल सर से हर बार ये 5 प्रश्न पूछूंगा, और वो जितने चित्र आपको दिखाए हैं उन पे उन पांचों प्रश्नों का उत्तर देंगे और डायग्नोसिस बनाना सिखाएंगे। इसी तरह से स्किन की हर कॉमन बीमारी का उन्होंने डायग्नोसिस बनाना और ट्रीटमेंट करना सिखाया है हमारे डर्मा के कोर्स में। एक दो प्रीव्यू लेक्चर्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखवा दूंगा। तो अभी तो हम पहले इन पहेलियों को सॉल्व करते हैं। 3 केस पहेलियां हैं, अगर आपने साथ दिया तो एक दो और सॉल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो कुछ लिख दीजिए, यस या हाँ, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा। अभी आप लोगों की या ओके, थैंक यू। अभी मैं आप लोगों के आंसर्स देख रहा था। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, लोगों ने अटेम्प्ट किया देखने के लिए। फिर मैंने देखा बीच में कुछ लोगों ने अच्छे डायग्नोसिस के बारे में भी बात की थी, जैसे इरिथमा मल्टीफॉर्मी मैंने देखा। पेटिक्यूल आप लोग अच्छे से डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी ने लिखा था कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अ, और भी मैंने कुछ अच्छे डायग्नोसिस देखे चैट बॉक्स में। पर एक बड़ी दुखी करने वाली बात मुझे समझ में आई, और शायद उसी के लिए स्किन के कोर्सेज की इस तरह से ज़रूरत होती है। वो दुखी करने वाली बात ये थी कि किसी ने भी ये अटेम्प्ट नहीं किया पूछने का कि इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं या ये शुरू कैसे हुआ है, उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश नहीं की। शायद स्किन के साथ यही एक विडंबना है। विडंबना है या एक दुखी करने वाली बात है कि हम देखकर डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, और ये सही नहीं है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है उस तरह से कैसे पढ़ा जाए। तो एक 5 सिंपल क्वेश्चंस में आप ज़्यादातर स्किन का डायग्नोसिस या तो कर सकते हैं या एटलीस्ट अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को छांट सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो। पर जब भी हम स्किन के लीजन्स को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ऑब्वियसली हम उसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स को भी जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी मैंने देखा है, एमडी स्टूडेंट्स में भी वो लोग तुरंत जंप कर देते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा होगा, जो कि सही अप्रोच नहीं है। ऑब्वियसली ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि दिख कैसा रहा है, पर दिखने के साथ साथ आप कई चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो भी आप समझो। कहीं हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा हो, कहीं आसपास के दूसरे एरिया की स्किन शायद नॉर्मल नहीं दिख रही हो, कि ये देखना ज़रूरी होता है। फिर कहाँ पर हो रहा है शरीर में, किस तरह के उसके लीजन्स बन रहे हैं, उनके साथ उनका फैलाव कैसा है, क्या वो ऐसी स्किन की जगह पर हो रहे हैं जहाँ पर धूप पड़ती है, या वो किसी ऐसी जगह पर हो रहे हैं जहाँ धूप नहीं पड़ती है। इन सारी चीज़ों का मिला जुला स्वरूप आपको एक डायग्नोस बनाने में मदद करता है। तो इन्हें हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका फैलाव, उनका शेप, वो सारी बातें, और मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है। तो एक छोटी सी बात अगर हम समझें, हम स्किन को 3 मेजर लीजन्स में, 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, जिनको प्राइमरी लीजन्स बोलते हैं, यूजुअली जितनी स्किन के डिसऑर्डर्स हैं इन प्राइमरी लीजन्स से शुरू होती हैं ज़्यादातर में। सेकेंडरी लीजन, जब प्राइमरी लीजन में बीमारी बढ़ के कोई और परिवर्तन कर दे तो उन्हें हम सेकेंडरी लीजन्स बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने स्केलिंग देखी या सुनी होगी। स्केलिंग मतलब चमड़ी का झड़ना या निकलना, पपड़ी जैसा बन जाना। तो स्केलिंग एक सेकेंडरी लीजन में आता है। अभी कुछ केसेस जो डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी सर ने दिखाए उनमें स्केलिंग दिख रही थी, शायद फर्स्ट केस में ही स्केलिंग हमको दिख रही थी, उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि कोई भी लीजन दिखता कैसा है, और ये समझना अपने आप में एक बड़ी बोले एक जद्दोजहद, एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। क्योंकि कई बार हम प्राइमरी सेकेंडरी लीजन भी बढ़ा देते हैं तो भी ज़िंदगी आपको सीधा सीधा या पेशेंट का सीधा सीधा वैसा लीजन मिल जाए ज़रूरी नहीं। काफ़ी मिक्स मैचेस होते हैं और जिसमें आपको अपना बेस्ट गेस लगाना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पूछना है कि हाउ डज़ इट फील, ये कैसे ज़रूरी होता है। अभी जस्ट इसके अगले केस में हम समझ पाएंगे कि उसको क्या सिम्टम आ रहा है। दर्द हो रहा है,
खुजली हो रही है, या और बड़ी बात कि जैसा देखने में था कि क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या फील हो रहा है और क्या नहीं फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ भी फील ना हो रहा हो और वो अपने आप में स्किन के डिसीजेस की कैटेगरीज को बदल देगा। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद यहीं पर हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, हम ये पूछना भूल जाते हैं, हम ये देखना समझना भूल जाते हैं कि ये शुरू कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और ये बढ़ा कैसे। कोई डिसीज़ एक दिन में बढ़ सकती है, कोई डिसीज़ सालों साल में धीरे धीरे बढ़ती है, और वो इन दोनों में फ़र्क आ जाता है इस तरह से देखने में। कॉन्फ़िगरेशन का ही एक पार्ट है वेयर डज इट रिसाइड्स। तो इसको अगर हम समझें, क्या स्लाइड नहीं बढ़ रही? हाँ स्लाइड आगे नहीं, हाँ। तो कहाँ रहता है, वही जो हम बात कर रहे थे कि क्या ये, जैसे एक्ने आपने सुना होगा, पिंपल्स, एक्ने, और उसी का एक दूसरा रूप होता है इनवर्स एक्ने। दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, एक को हाइड्रेटनाइटिस सपोर्टिवा हम लोग बोलते हैं और एक्ने को तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं। तो जहाँ वो रहता है उस हिसाब से भी डिसीजेज अपने आप में चेंज हो जाती है, उनके डायग्नोसिस अपने आप में चेंज हो जाते हैं। और एक कोई भी लीजन या कोई भी डिसीज, कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, उसका एक ऑलमोस्ट पैकेज जैसा होता है कि वो उसके साथ में एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चंस को सोच के रखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आप डायग्नोसिस भले ना कर पाएँ लेकिन उस डायग्नोसिस के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे, और एटलीस्ट आप उनके बारे में एक एक अच्छी चॉइस रख पाएंगे डिसीज़ को डायग्नोस करने में। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी बात मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा था, आप में से किसी डॉक्टर ने, कि यहाँ तो ज़्यादातर लोग ओटीसी में स्टेरॉइड देते हैं। अगर आप सचमुच में स्किन डिसऑर्डर्स को चेक करेंगे तो शायद 10-15% ऐसे केसेस होंगे कि जिनमें आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 80-85% टाइम अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो वो गलत होगा। मैंने तो ये भी देखा है, हम सही से डायग्नोसिस कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, फिर भी स्टेरॉइड दे देते हैं। तो वो भी एक तरीका है जो मुझे लगता है कि गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्किन में हज़ारों हज़ार डिसऑर्डर्स हैं। कई बार ये एक भ्रांति रहती है कि अरे स्किन है तो क्या फंगल ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक्जिमा होगा कि स्टीरॉइड दे देते हैं। तो वो एक नोशन गलत बना हुआ है और इसीलिए ज़्यादातर हम गलत डायग्नोसिस और गलत ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये पहला केस। और तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर मुझे बताओ कि ये लीजन की मॉर्फोलॉजी क्या है, ये दिखने में कैसा है, आप इसको क्या कहते हो? ठीक सर, सबसे पहले वही समझते हैं कि ये एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। इसे हम हमारी लैंग्वेज में स्केली एन्युलर इरिथमेटस प्लाक कहेंगे। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। इतने लंबे डिस्क्रिप्शन से घबराई मत। प्लाक का मतलब कोई भी ऐसा लीजन जो चमड़ी की सतह से ऊपर उठा हुआ है, जिसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई से ज़्यादा है। एन्युलर इसलिए क्योंकि एक चूड़ी के जैसा है, गोल छल्ले जैसा है। स्केली उसमें हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बेसिकली स्किन निकल रही है, चमड़ी उसकी एक्स्ट्रा स्किन जो है वो फॉल ऑफ हो रही है, और इसलिए ये एनुलर स्केली प्लाक है। इसका रंग जो है वो लाल है, इरिथमेटस है। अब दो तरह के लाल हो सकते हैं। एक जो हम बात कर रहे थे पैटिकी के बारे में, एक हाथ के फोटोग्राफ को देखकर किसी ने बताया था कि पैटिकियल डिसऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ इरिदिमा है, वो पैटिकी, दोनों लाल दिख सकते हैं। इसको अगर आप हाथ से दबाएंगे तो ये लालपन इसका कम हो जाएगा, पैटिकी में वो लालपन कम नहीं होता। तो ये इरिदिमेटस उसके रंग के कारण, प्लाक उसके शेप के कारण, और कॉन्फ़िगरेशन इसका एनुलर है और ठीक है। स्केलिंग है। अब 90% से 95% जो आंसर थे लोगों के वो थे कि फंगल इन्फेक्शन हाँ। है। ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये पिट्रियसिस रोजिया है। ओके। पिट्रियसिस रोजिया को डायग्नोस करने के लिए होता है कि फंगल इन्फेक्शन में सेंट्रल क्लियरिंग होती है, चमड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उसकी स्केलिंग पूरी बॉर्डर पे होगी। इस पर्टिकुलर स्केल को हम कहते हैं कॉलरेट ऑफ स्केल, कॉलर जैसा बन जाता है। और शुरुआत में पिट्रियसिस रोजिया जब आता है तो ये एक इस तरह के लीजन में आता है, इसे हम हेराल्ड पैच भी बोलते हैं। आई एम श्योर कि हेराल्ड पैच, पिट्रियसिस रोजिया आप लोगों ने अपने जीवन में एक बार तो देखा ही देखा होगा, और ये इतना अनकॉमन नहीं है। इनफैक्ट आज के जितने केसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये कोई भी अनकॉमन नहीं है।
आप अगर अपनी प्रैक्टिस में 5-6 पेशेंट भी अगर रोज देख रहे हैं स्किन के, तो इट इज़ श्योर कि इनमें से कोई ना कोई एक केस आपकी प्रैक्टिस में हर वीक में आता है। ओके। और अगर उससे ज़्यादा है तो प्रॉब्ली आप हर रोज ही एक केस ऐसा देखते होंगे। तो इतना अनकॉमन नहीं है ये, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। और सबसे मज़े की बात ये, चलिए इसमें आगे चलते हैं हम लोग। मुझे ये बताओ कि हाँ, मतलब सिम्टम्स। दूसरा क्वेश्चन जो था कि फील क्या करता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो फील करते हो पर क्या नहीं फील करोगे, क्योंकि ये मोस्टली असिम्प्टोमेटिक होता है। इंसान देख लेता है उसको, तो वो उसको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ रहा है, और अगर नहीं देख पाया तो वो शायद मिस ही कर देता है। इसके फिर आगे जो प्रोग्रेशन रहता है उसमें फिर वो समझ में आता है। मतलब ये वो कीड़ा काटने से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पेन, इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम मिलेंगे। एग्जैक्टली अगर पेन है, इन्फ्लेमेशन के साइन है, तो पिटराइसिस रोजिया नहीं होगा। हाँ, क्योंकि देखने में तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कीड़े ने काट लिया हो। स्केलिंग नहीं होती तो मैं वैसा भी सोचता इसको। एग्जैक्टली उसमें वेसिकल्स आते हैं, वो एक दूसरे प्राइमरी लीजन है। ठीक है। इनफैक्ट जो लोग अभी कोर्स हम्म। स्किन का कर रहे हैं वो लोग इसको बहुत इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। प्लाक ओके। की शायद हम लोगों ने क्लास ले ली है, प्लाक की प्लाक क्लास हो कैसे गई, होता हाँ। है। स्केलिंग का भी हमने उसमें नोड्यूल तक डिस्कस पहुंच गए, किया हाँ। था। ठीक है। तीसरा प्रश्न कि हाउ डज इट प्रोग्रेस और ग्रो, तो इसमें आपको हमेशा एक्यूट मिलेगा। ये विद इन डेज, विद इन आवर्स ये डेवलप हो सकता है। और फिर इसका एक बहुत क्लासिकल प्रोग्रेशन है, इसको 6 वीक्स डिसऑर्डर बोलते हैं। कि ये हेराल्ड पैच आया, इसके 15 दिन बाद आपको एक्यूट रैश दिखना शुरू होगा। अचानक से पूरे शरीर पे छोटे छोटे से दाने दिखने लगेंगे, फिर वो इसी के छोटे छोटे बच्चे ऐसे दिखेंगे, इसलिए इसको मदर प्लाक भी बोल देते हैं। और फिर वो पूरे शरीर पे फैलना शुरू होती है। भयानक दिखता है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने आप ठीक हो सकता है। 6 वीक में अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ी बहुत खुजली हो रही हो तो आप लियोसेट्रिजिन दे देते हो, बाकी एक माइल्ड स्टीरॉयड लगाने को दे सकते हैं, तो ये सबसाइड हो जाएगा। नहीं भी करेंगे, नारियल तेल भी लगा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो मॉइस्चराइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो कहाँ आ सकता है, वैसे तो पूरे शरीर पर ही आ सकता है, कहीं पर भी। मोस्टली ये फेस और पाम सोल्स को पर नहीं आता, उनको ये अवॉइड करता है, उनके उन एरियाज से दूसरी तरफ बढ़ता है। और जो हम बात कर रहे थे कि पैकेज ऑफ लीजन, तो यहाँ पर अगर हम 5वें क्वेश्चन का जवाब देखें तो एक फीवर ऑफ मतलब हिस्ट्री ऑफ फीवर, माइल्ड फीवर, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह की इसमें एक हिस्ट्री आपको मिल सकती है कि 10-15 दिन पहले ये हुआ था। आइडियली तो किसी भी एज में आ सकता है, मोस्टली आप यंग चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में इसको देखते हैं। तो इस तरह से अगर आप 5 क्वेश्चंस के आंसर देखें तो आप एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये पिटराइसिस रोजिया होगा। है। इसमें पर्चा क्या लिखोगे डॉक्टर? अगर सिम्टोमेटिक है, अगर ऐसा हो रहा है कि खुजली चल रही है, सबसे पहले पर्चे का पार्ट तो ये कि आप पेशेंट को काउंसिल करोगे, क्योंकि पूरा परिवार परेशान होकर आता है कि एकदम से जाने क्या हो गया, रात भर में इतनी निकले। बड़ा अच्छा वर्ड किसी ने लिखा था, बड़ा सेंटेंस लिखा था कि माता आ गई है। लिटरली ये माता आ गई वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार वायरल इन्फेक्शन का एक पार्ट होता है, एक वायरल ऑल्दो किसी को पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा वायरस है, पर हर्पीस फैमिली का एक वायरस के कारण इसको होना माना गया है। और वायरल इन्फेक्शन या माता जिनको हम बोलते हैं, उस तरह से ये बढ़ता है और उसी तरह से सबसाइड भी हो जाता है। तो सबसे पहला तो काउंसलिंग है कि कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका कोई सीक्वल नहीं रहेगा, कोई दाग नहीं रहेगा, कोई धब्बा नहीं छूटेगा। सिंपल मॉइस्चराइजेशन से भी हो जाता है। कोई ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा हो, उसको लग रहा हो कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक माइल्ड स्टेरॉइड लगाने के लिए दे सकते हैं, एंटी फंगल माइल्ड स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और लियोसेट्रिजिन कोई भी एंटी इचिंग के लिए बच्चों में सिरप भी आता है, तो वो भी दे सकते हैं। तो सिंपल डिसीज़ है। स्टेरॉइड में एक नाम बता दो मुझे। स्टेरॉइड में जैसे मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ट्राइबेन बी लोशन, क्योंकि एक तो सस्ता है, इजीली मिल जाता है। ऑफकोर्स उसमें एक एंटी फंगल वाला पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्राइबेन बी लोशन हो गया या फ्लूकॉट लोशन हो गया, या अगर छोटा बच्चा है तो यूमोजोन क्रीम लगा सकते हैं। क्रीम की वजह मैं लोशन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया कवर्ड रहता है इसमें, तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की 2 से 3 दिन में सबसाइड भी होना शुरू हो जाते हैं। नए नए आते रहते हैं, उन पे भी आप सेम लगा सकते हैं। 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है? 2-3 दिन में अगर आप लगाएंगे दवाइयाँ तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज 6 to 8 वीक्स लेते हैं, इसलिए इसे 6 वीक्स डिसऑर्डर भी इसीलिए कहा जाता है इसको। ठीक है। चलो साहब, अच्छा इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस है। हमारे सेकंड, बच्चों का 90% गलत था, पर कम से कम आज के बाद उनका 90% सही होगा। होगा ना भैया? क्यों 90% सही करोगे कि नहीं? लिखो तो सही। हाँ, अब की बार पकड़ लोगे ना? हाँ ठीक है, बढ़िया जा रहा है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी ने लिखा फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल का इसमें कोई रोल नहीं है। उल्टा एक और इंटरेस्ट की बात है कि एंटी फंगल होती टर्बिनाफिन, पहले काफी यूज होती थी, आजकल सेंट्रल इंडिया में कम यूज होती है। टर्बिनाफिन का साइड इफेक्ट होता है पिट्रेसिस रोजिया जैसे लीजन, तो इसमें ओके, इंडिकेटेड तो नहीं है, उल्टा कई बार साइड इफेक्ट वाले पार्ट में इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट केस पर चलें। हाँ, चलें अगला करें। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, इसके बारे में किसी ने लिखा था पैटी की। आई एम हैप्पी कि वो लिखा उन्होंने, एटलीस्ट थोड़ा उन्होंने एक्स्ट्रा सोचा। ठीक है, तो पांचों प्रश्न अब सॉल्व पांचों करें। प्रश्न से बिल्कुल, वैसे मैं चाह रहा था कि इसका डायग्नोसिस पहले बताऊं, जिससे कि ठीक है। क्योंकि ये सेकेंडरी सिफिलिस है। अब 100% श्योर हूं मैं कि सेकेंडरी सिफिलिस हर किसी की प्रैक्टिस में आता होगा, क्योंकि सेकेंडरी सिफिलिस एचआईवी के बाद में वापस से अपसर्ज पर है, हम लोग काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं। और सेकेंडरी सिफिलिस के बारे में एक बात कही जाती है, सिफिलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि ग्रेटेस्ट मिमिकर हैं। जितने भी चमड़ी के लीजन्स हैं वो सब सेकेंडरी, प्राइमरी सिफिलिस, टर्शियरी सिफिलिस में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अब डायग्नोसिस तक हम कैसे पहुंचे? तो अगर हमारा पहला प्रश्न ये था कि कैसा दिखता है, तो ऑब्वियसली इरिथमेटस स्केली पैप्यूल मैक्यूल्स हैं। इरिथमेटस कलर के कारण हो गया, स्केली हम समझ ही चुके हैं, स्केल शायद इसमें इतना आसानी से आप अप्रिशिएट ना कर पाए फोटोग्राफ का प्रोजेक्शन के कारण। लेकिन ये पाम सोल्स पर अगर स्केली इरिथमेटस पैप्यूल दिख रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए और सिफिलिस के बारे में पता कर लेना चाहिए। और सिफिलिस के बारे में, हाँ, अब किसी ने सिम्टम के बारे में पूछा पर अब वो टाइम निकल चुका है। सिम्टम में इसमें ये होगा कि ये मोस्टली ये सिम्टम इनमें नहीं दिखने को मिलता है, ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। और तो पहली बात तो ये दिखा कैसे, इरिथमेटस पैप्यूल्स होते हैं, और इनफैक्ट सिफिलिस में सब तरह के लीजन्स हो सकते हैं। तो अगर आप कभी भी सिफिलिस किसी डायग्नोसिस में डाल देते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 99% टाइम्स के आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो एक होगा ही होगा। दूसरा हमारा था कि फील कैसे होता है, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है ऑफ कोर्स। प्रोग्रेशन, सिफिलिस का एक प्रॉपर प्रोग्रेशन है कि वो पहले आता है तो पहले जेनाइटल या ओरल मुंह के अंदर या जेनाइटल लीजन्स में उसका एक प्राइमरी शैंकर बनेगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद सेकंड लेटेंट में चला जाएगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद सेकेंडरी सिफिलिस डेवलप होने लगी। तो इसमें भी एक सीक्वेंस है कैसे वो डेवलप होता है। और ये फोटोग्राफ्स दोनों रखने के पीछे रीज़न यही था कि ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन की जो मैं बात कर रहा था कि कैसे ग्रो होती है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है स्किन के डिसऑर्डर्स में समझना हमको, क्योंकि उससे डायग्नोसिस बन पाता है। तो ये सेकेंडरी सिफिलिस था। ट्रीटमेंट वाइज सेकेंडरी सिफिलिस में वैसे मैं कहूँगा कि नैको की गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करें तो अनकॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी सिफिलिस में अगर हम देखें तो बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट, उसमें 1.2 मिलियन यूनिट ईच बटक्स पे आप लगाते हैं, एक्सक्लूसिवली एंड स्ट्रिक्टली आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और इसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग हर इंजेक्शंस के पहले आपको करनी पड़ती है, हर वीक ये लगता है 3 वीक तक, अगर इसकी ड्यूरेशन अननोन है तो। और अगर ड्यूरेशन नोन है, प्राइमरी के आसपास है, तो एक ही इंजेक्शन में काम हो जाता है। ये नैको की गाइडलाइन है। और सेकेंडरी सिफिलिस के बारे में आप लोग, या सिफिलिस के बारे में आप लोग थोड़े से अवेयर रहें, जानकारी इसकी रखें, और आप सोचें कि हर लीजन जो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है, तो कोशिश करें कि उसकी हिस्ट्री निकाल लें। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी सेक्सुअल कांटेक्ट की हिस्ट्री हो, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की हिस्ट्री हो। एक चीज़ ये भी आप पूछ सकते हैं कि जेनाइटल अल्सर्स तो नहीं बने थे। इसमें जेनाइटल अल्सर जो होते हैं पेनलेस होते हैं यूजुअली, फिर लिम्फ नोड्स बनती हैं वो भी पेनलेस होती हैं। तो इसमें मोस्टली सिफिलिस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, देखकर ही उसका डायग्नोसिस की तरफ आपको करना होता है। और एक वीडीआरएल अगर आप सिंपल टेस्ट करवा लेते हैं, टीपीएचए करवा लेते हैं, तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं ईजिली। और सच कहें तो किसी इंसान की जान बचा सकते हैं, उसकी पूरी उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स और उसकी फैमिली में भी ये फैलने का जो चांस रहता है उसको आप बचा सकते हैं। तो एक ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है जिसके बारे में पता होना चाहिए। मेरे भी दो चार सवाल। एक तो ये कि क्या इससे मुझे हो सकता है, ये कितना कंटेजियस है ये? कंटाजियस तो रहता है इसमें, जो स्पायरोकीट है उनका कंटेंट ज़्यादा रहता है, पर यूजुअली हाथ से हाथ छूने में इतना फैलने का समस्या नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स
अगर हमको पता है तो प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। मेरी टीचर्स तो मुझे पढ़ाते टाइम बोलती थी कि ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे इनके जो स्पायरोकीट है या जो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसका कंटेंट इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होता ज़्यादा है। रहता है, तो लगने के चांस ठीक तो है। है, बट अच्छा थियोरेटिकल चांस ज़्यादा है। अच्छा, और एक बात, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? प्रोग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा था कि सिफिलिस में एक बहुत टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी लेटेंट, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और ये काफ़ी क्रॉनिक होता है, मतलब फिलहाल हम इतना समझे कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और जिसमें हर स्टेज पे एक अलग तरह का आपको लीजन्स देखने को मिलेगा। सिफिलिस में मैं सोचता हूँ कि या तो सिफिलिस के लिए एक पूरा ही हम लाइव या तो सेशन कर डेडिकेट सकते हैं। करें। ठीक है। दो तीन डिसऑर्डर्स हैं जो मैं मेडिकल कॉलेज में अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इसकी अवेयरनेस जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनमें कम है। एक ऐसा ही डिसऑर्डर है लेप्रोसी। ज़्यादातर इवन मेरे जो रेसिडेंट है वो भी ये सोचते हैं कि सर सिफिलिस और लेप्रोसी तो अब इरेडिकेट हो इरेडिकेट गए। ही हो गए, कहाँ आते होंगे। लेकिन मैं हर रोज़ देखता हूँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर ओपीडी में करीब करीब 400 से 500 केसेस आते हैं, और इसमें हर वीक 2-3-4 केसेस तो सिफिलिस और लेप्रोसी के आ ही जाते हैं। और कई केसेस में एक बड़ी दुखद बात है कि उनका ट्रीटमेंट कोई ना कोई कर चुका होता है। आज से कुछ सालों पहले तक लेप्रोसी के बारे में लोग ध्यान रखते थे, सोचते थे कि शायद लेप्रोसी हो सकता है, तो उसको डायग्नोज भी कर लेते थे, एटलीस्ट पिन से चेक कर लेते। कार्डिनल साइंस होते हैं लेप्रोसी के 3, कि एक उसमें एनेस्थेटिक पैच होता है, एक नर्व थिकंड होती है, और अगर आप स्लिट स्किन स्मीयर कर सके तो उस लेप्रोसी का बेसिलाई जो है आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इन 3 में से कोई एक साइन भी होता है तो लेप्रोसी आप 100% श्योरिटी से डायग्नोज कर सकते हैं, कोई एक भी होगा तो भी। तो लोगों को अब वो आर्ट भी खत्म हो गई है, एक्सपेक्ट हम ही नहीं कर रहे आप। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम देख भी नहीं रहे। और जब स्किन के कोर्स की भी हम बात कर रहे थे तो किसी ने ये बात नहीं की, जबकि शायद ये संभव है कि आपने अपने पिछले वीक की प्रैक्टिस में कोई एक लेप्रोसी का पेशेंट मिस किया हो। आप इन अभी मैं करीब 400 लोग हैं जो लाइव हैं, और हाँ। उनमें से अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो सभी की कंबाइंड प्रैक्टिस में देखूं तो ऑब्वियसली एक ना एक सिफिलिस का पेशेंट, एक ना एक लेप्रोसी का पेशेंट मिस हुआ होगा, बिकॉज हम अवेयर नहीं थे। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। हम लोग स्किन की ओपीडी में कभी कभी 500 से 700 पेशेंट देखते हैं, वह जो मेडिकल कॉलेज की ओपीडी है उसमें, और संभावना है कि हम मिस कर दें उसमें से, बट चांसेस ऑफ कोर्स कम रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं कि ऐसे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कितने समय में क्लास, ठीक होता है? एक इंजेक्शन आप लगाएंगे ठीक हो जाएगा। ओके। 2-3 तो आप करते कि आप सेफ्टी में रखें, और 3 इंजेक्शन में ठीक हो जाता है। लेप्रोसी का तो ऐसा कहते हैं कि आप रिफाम्पिसिन का एक डोज दे दीजिए, उसके 99% बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट वो दूसरों को फैलाने लायक तो नहीं बचेगा। राइट। तो दैट्स वाई वो ज़रूरी है। ठीक है। एक केस और ले लें सर, चलिए तीसरा चलते हैं। तीसरे पे जाते हैं। हाँ, तीसरा तो हमको बताना ही, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगेन मैं उल्टा शुरू करूंगा, इसमें डायग्नोसिस की बजाय आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसिस के बारे में नहीं सुना है? आई एम श्योर कोई भी ऐसा एसएलई नहीं के होगा। बारे में नहीं सुना है आपने कभी? हाँ, ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हो कि एसएलई क्या होता है? ऐसे लिया सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसिस। नहीं, सबने सुना है। अच्छा। अच्छा, एक दो ओके लोग हैं जो ओके। फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं। ठीक है। ओके। लूपस, हाँ ठीक है। तो फिर ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में। और अभी तो हम इतना पूरा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि एसएलई बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, और अगर आप सिर्फ एक एसएलई के बारे में ही पढ़ लें तो मेडिसिन का तो आप सोचेंगे आधे से ज़्यादा आपके सिस्टम्स कवर हो जाते हैं। पर यहाँ कुछ क्लूज़ हैं। पहला क्लू, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, एग्जैक्टली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसी का एक वेरिएंट है ये। तो पहला यहाँ पर जो क्लू है, वो हमारा पहला क्वेश्चन वो रहता है कि दिखता कैसा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये प्लाक है, और इस प्लाक में एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखने का वो है एट्रोफी। ऑटोमेटिकली ये स्किन एट्रोफी हो गया। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ कान के पास में एक लीजन है जहाँ पर पूरा ये स्कारिंग के साथ ठीक हो रहा है। तो एन्युलर प्लाक विथ एट्रोफी। और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें टेलेंजेक्टेसियाज भी दिखते हैं। टेलेंजेक्टेसियाज मतलब जब आपकी नसें बिल्कुल धारी जैसी या छोटे छोटे धागे जैसे दिखाई देती है तो वो भी दिखाई दे रही है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्लू है। दूसरा एसिम्टोमेटिक है। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। फील उसको कुछ हो नहीं रहा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूजुअली फोटो एक्सपोज पे ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट
इसी पेशेंट का दूसरा फोटोग्राफ देखते हैं यहाँ पर। तो ये फोटो एक्सपोज एरियाज में है, ऐसी जगहों पे जहाँ पर धूप लगती है या उजाला पड़ता है ज़्यादा, तो उन जगह पे एसएलई के लीजन्स ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं, वहाँ देखने को मिलता है। पैकेज ऑफ लीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यंग फीमेल है, एसएलई जो है वो यंग फीमेल में ज़्यादा कॉमन रहता है, फीमेल पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली इसके कुछ और साइंस भी हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ बटरफ्लाई साइन के बारे में लिखा है किसी ने। हाँ, हम लोग कोशिश वही करेंगे कि हम कॉमन डिसीज़ के बारे में भी करें, पर कॉमन डिसीज़ के बारे में पूरा एक कोर्स ही डेवलप किया हुआ है, और अगर आप कुछ कॉमन डिसीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास है वो हम लोग उन कॉमन डिसऑर्डर्स के लिए ले सकते हैं। वॉइस मेरे ख्याल से आप आ रही है ज़्यादातर लोगों को, आ हाँ, रही है। ज़्यादातर लोगों को आ रही है, प्रॉपर है। आप उसको चेक करें, वो यूट्यूब का एक लिंक भेजा, उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी, ये बेसिक जो इसके पीछे रीज़न था वो ये था कि स्किन डिसऑर्डर्स में कई बार ये होता है कि हम गलत ट्रीटमेंट करके पेशेंट का नुकसान कर देते हैं, या हम ध्यान दिए बिना नुकसान कर देते हैं, कि हम 2-4 डायग्नोसिस के बियॉन्ड सोचते नहीं हैं। तो काइंड ऑफ मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता था, उसीलिए ये केसेस आज के लिए डिस्कस कि करें। हर स्किन फंगल नहीं होता, हर स्किन रिंगवर्म नहीं होता, हर स्किन एक्जिमा नहीं होता। एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि आपको कोई सच कहे तो मेंटली परेशान करने का कोई कारण नहीं है, बस ये था कि आप सोचे देखें, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी सोचें उसके कि हर बियॉन्ड भी चीज सोचें। एक्जिमा नहीं है, हर चीज रिंगवर्म नहीं है। एग्जैक्टली और जहां ठीक है। आपको मदद की ज़रूरत है, वो ये प्लेटफॉर्म मदद करने की उसके लिए तो है ही, और मैं खुद भी अवेलेबल कोशिश करता हूँ कि जितना सिखा सकूँ मैं सिखाऊं। स्किन का कोर्स में भी यही कोशिश हमने की है कि छोटे से बड़े की तरफ लेके जाएं, जिससे कि आपको इन सारी चीज़ों को डायग्नोस करके ट्रीट करने में आसानी हो। तो आज कोई मुझे फंगल एट्रोफी इन्फेक्शन, समझाओगे? एट्रोफी का मतलब ये होता है कि हमारा स्किन, इसको पहचानने का एक तरीका तो कि शाइन दिखती है और चमड़ी थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है, अंदर खड्डे में घुस चली गई, जाती है, ऐसा हाँ, हो हाथ जाता में है। दिख रही है मुझे। हाँ, यहाँ भी है, वो यहाँ भी है। इनफैक्ट हाथ में तो यहाँ क्लियर दिख तो रही है कि क्लियरली स्किन दिखेगी। अंदर गड्ढे में धस गई है। हाँ हाँ, हाँ, तो ये ये एसएलई है। इनफैक्ट एसएलई में ऐसा डीएलई लाइक लीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, डिस्काइड लूपस ठीक इरिथेमेटोसिस है, लाइक ठीक है, लीजन्स ठीक है। बोलते हैं। चल, तो एक ओके, फुल टॉस और दे दो सिराज एसएलई इनको। हाँ, का ट्रीटमेंट जो होता है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, स्किन के लिए तो ऑब्वियसली आप स्टीरॉइड देते हो, सनस्क्रीन्स देते हो, फिर इसमें एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो इसमें दी जाती है। उसके साथ में अगर सीवियर डिसऑर्डर हो तो स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ लोग मीथोट्रिक्सेट देने के भी फेवर में रहते हैं, एजाथायोप्रीन भी इसमें दी जाती है। इसमें फिर आपको एसी इनिबिटर्स आप देते हैं, जिससे कि आप किडनी फंक्शंस को प्रिजर्व कर सकें। अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है तो उसके हिसाब से मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। और इनफैक्ट यही इस को लेने के, इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को लेने के पीछे रीज़न था। ये जो केस था, ये 3 दिन पहले मैंने रिसीव किया था, मेडिसिन डिपार्टमेंट से आया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे। तो ऑब्वियसली एसएलई का ट्रीटमेंट या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट अकेले नहीं करता है, उसके लिए आप रूमेटोलॉजिस्ट को भी साथ में लेते हैं, एक फिजिशियन को भी साथ में लेते हैं, और उस तरह से आपको उसे ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो रिफर करना है। अगर आप जीपी में बैठे हो, आपने डायग्नोस करके रिफर कर दिया, तो वैसे ही आपकी वाहवाही हो जाएगी। सर, हम भी रिफ़र करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज में भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रिफ़र करता है। वी डोंट ट्रीट सच केसेस। राइट, राइट। ठीक है, आगे तो बढ़ते हैं। इसमें ये एसएलई था। अब अब एक फुल टॉस। हाँ, अब मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली इसको तो डायग्नोस कर दोगे। बताइए क्या इतना है। कंफ्यूज करने के बाद कोई डायग्नोस नहीं करेगा। लिखो जरा डायग्नोसिस। सिफिलिस का ट्रीटमेंट हो गया ऑलरेडी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। टीनिया फंगल, सोरियासिस, सोरिया टीनिया, टीनिया फंगल, फंगल 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 फंगल, रिंगवर्म, टीनिया, रिंगवर्म, 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 रिंगवर्म। ठीक है। ओके, जिन्होंने रिंगवर्म लिखा उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिन्होंने सोराइसिस लिखा उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि हालांकि ये है रिंगवर्म ही, बट जो हम लोग चाह रहे थे कि आप बियॉन्ड इसके सोच पाएं,
जिसने सोराइसिस लिखा, ऑब्वियसली उस बंदे ने थोड़ा सा आगे सोचा, बट वही है कि पूछ सकते थे कि क्या सिम्टम होते हैं। तो इसका जो सिम्टम इसको डिफ्रेंशिएट करता है वो है पहला तो ये दिख कैसा रहा है, एन्युलर है, स्केली है और सेंट्रल क्लियरिंग हो रही है। सेंट्रल क्लियरिंग स्किन में इसलिए होती है कि बीमारी पेरीफेरी में फैलती जाती है और स्किन अपने आप को रिवाइव कर लेती है। दूसरा, सेंटर का स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ एट्रोफी वगैरह कुछ नहीं है। तो ये ऑब्वियसली सुपरफिशियल इन्फेक्शन था, इसमें जो भी इन्फेक्शन है वो सुपरफिशियल है कि स्किन अपने आप को वापस तुरंत बना लेती है और पूरी तरह से बना लेती है। इसमें जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो इचिंग की होती है, स्किन बहुत ज़्यादा खुजली करता है। प्रोग्रेशन इसका देखें तो बाहर की तरफ फैलता है यूजुअली। प्रोग्रेशन के साथ ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है कि ये शुरू होती है वैसी जगहों से जहां पर पसीना ज़्यादा आता है। पैकेज ऑफ लीजन में अगर हम देखें तो ये भीड़ वाले जगहों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा होती है, जो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते उनमें ज़्यादा होती है, जो लोग जानवरों के संपर्क में रहते हैं उनको ये ज़्यादा हो सकती है, मिट्टी गारे का जो काम है किसान जैसे हैं उनको ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे आप फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट मैं अगर एक ही लीजन है तो हमने बात की है, हमने 20 ड्रग्स फॉर मेडिसिन फॉर जीपी में ड्रग्स भी फॉर जीपी में भी इसके बारे में बात की थी। और 2 का एक इसमें इंटरेस्टिंग फिगर होता है कि जो लीजन है उसका 2 सेंटीमीटर आसपास की नॉर्मल स्किन में आप क्रीम लगाते हैं, 2 वीक जब ठीक हो जाए उसके 2 वीक बाद तक भी लगाते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें वो बात क्रीम कौन सी लगानी है, एक बार क्रीम में आप बताइए। इसमें सबसे कॉमन जो है सर्टाकोनाजोल और ललिकोनाजोल हम आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। ललिकोनाजोल में ये कि वंस अ डे लगाकर भी काम हो जाता है, सर्टाकोनाजोल को दिन में 2 बार लगाना होता है। ओरल मेडिकेशन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, फ्लूकोनाजोल इम्पॉर्टेंट है। फ्लूकोनाजोल में एक गलती मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग अभी भी वंस अ वीक वाले फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लूकोनाजोल एक्चुअल डोजिंग जो होता है वो एवरी डे का होता है, तो एवरी डे देना चाहिए। जब ये हील हो जाए उसके भी 2 वीक बाद तक देते रहना चाहिए, सो दैट आप उसके रेसिडुअल जो डिसीज़ है उसको भी हटा पाएँ। आइट्राकोनाजोल एक अपकमिंग ड्रग है जो काफ़ी अब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। 100 मिलीग्राम बीडी सफिशेंट होता है। मैं हैबिट देखता हूँ लोग 200 और उसके बियॉन्ड भी कर रहे हैं, बिल्कुल मत दीजिए। और पल्स थेरेपी करना बंद करना चाहिए अब हमको। फ्लूकोनाजोल वंस अ वीक या आइट्राकोनाजोल वंस अ वीक उतना काम नहीं करता, उल्टा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आइट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल इसमें ओरल मेडिकेशन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टर्बिनाफिन एक और मेडिसिन है जो सेंट्रल इंडिया में, अब हमारा एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टर्बिनाफिन अब मुझे लगता है कि हमारे पेशेंट्स में उतना काम नहीं करती है, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो गया है। 250 मिलीग्राम ट्वाइस इन अ डे आप दे सकते हैं, अगेन 28 डेज तक या जब तक वो हील हो जाए उसको 2 वीक बाद तक। टर्बिनाफिन में एक बात अच्छी है कि आप उसे प्रेग्नेंट फीमेल को दे सकते हो। प्रेग्नेंट फीमेल में आइट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल उतना इंडिकेटेड नहीं है अब, या उसको करना चाहिए कि प्रेग्नेंट फीमेल में यूज़ ना करें। टर्बिनाफिन कर सकते हैं। और लैक्टेटिंग वीमेन में आप फ्लूकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के भरोसे ठीक नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको परहेज का भी ध्यान रखना होता है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि उसका सोर्स को आप रूल आउट करें, उसके सोर्स को ट्रीट करें। घर में अगर किसी को हो रहा है तो उनको ट्रीट करें, नहीं तो एक दूसरे को अफेक्ट करते जाएंगे। जो मैंने कहा कि ह्यूमिड हॉट बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा होता है तो शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें। और इस तरह के जो परहेज हैं, ट्रैवल करके आए तो आकर नहाएं, कपड़े बदलें, कांटेक्ट में आए तो नहाएं, कपड़े बदलें। छोटे छोटे से परहेज हैं लेकिन वो टीनिया के ट्रीटमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भूल कर भी स्टेरॉयड का इस्तेमाल न करें, आप उस टीनिया को सोशल डिसीज़ बना देंगे, इनफैक्ट बन चुकी है। इतना यूज़ हुआ है पिछले कुछ 5 से 7 सालों में टीनिया में टॉपिकल स्टीरॉयड का या ओरल स्टीरॉयड्स का। और मैंने तो देखा है लोगों ने उसमें इंट्रालीजनल स्टीरॉयड भी लगाए हुए हैं। टीनिया को इस लेवल पर प्रिवलेंट कर दिया है, इस लेवल पे रेजिस्टेंट कर दिया है कि अब वो नॉर्मल डिसऑर्डर बचा ही नहीं है, उसमें नॉर्मल दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं आजकल। तो ये सब चीज़ें अच्छा, ध्यान क्या रखें। ये मुझे मरीज से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
अगर आप दिन में कई मरीज देख रहे हैं और आप एक ही जगह बैठकर पेशेंट देख रहे हैं तो आपको अपने हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंटाजियस डिसऑर्डर है, बाहर से ही लगता है ये, इसका कोई इंटरनल रूट नहीं है कि रेस्पिरेटरी हो गया या ओरल हो गया, ये आपको चमड़ी पर से ही लगेगा कॉन्टैक्ट से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। को कुछ दिखा दो। हाँ, जो केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये और डिफिकल्ट केसेस हैं स्किन के, लेकिन अगेन ये सारे कॉमन केसेस हैं, कॉमन नहीं कहेंगे पर नॉट वेरी अनकॉमन बोल लीजिए। और ये कई सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बनते हैं, इसलिए ये केस मैंने आपके लिए लिया था। ये पहला केस है, ये नोज के ऊपर एक प्लाक है जो एसिम्टोमेटिक है। अब सिर्फ इसको देख के डायग्नोज नहीं करना है, आपको आसपास भी देखना है इसमें क्या हो रहा है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर पेप्यूल है, पिंपल जैसा लग रहे हैं छोटे छोटे से, और इनमें टेलेंजेक्टेजियाज हैं जो धारी जैसी, मैं बता रहा था कि नसें धारी जैसी हो जाती हैं, कैपिलरीज जो धारी जैसी बन जाती हैं। तो ये केस रोजेसिया का है, इसको राइनोफाइमा बोलते हैं, पर सेम टू सेम चीज़ें कई और डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मिलती हैं। जैसे लूपस परनियो होता है जो सार्कोइडोसिस का एक पार्ट है, फिर ग्रैन्युलोमा फेशियल होता है, वो ऐसा दिखता है। ये सब नॉट सो अनकॉमन, मे बी एक रेगुलर तो नहीं, पर हाँ बीच बीच में आप ऐसे केसेस देखते होंगे। रोजेसिया में कन्फ्यूजन हमेशा होता है एक्ने से, पिंपल से, तो उसमें टेलेंजेक्टेजियास को आपको देखना होता है। टेलेंजेक्टेजियास अगर है तो वो पिंपल नहीं है। दूसरा, कॉमेडॉन्स इसमें नहीं भी दिखते हैं। कॉमेडॉन्स मतलब जिसको हम ब्लैक हेड या वाइट हेड बोलते हैं, वो इसके अंदर नहीं दिखाई देता है। रोजेसिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है, एक तो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, और मेट्रोनिडाजोल का क्रीम इसमें अच्छा काम करता है। मेट्रोनिडाजोल का जेल या क्रीम आते हैं, मेट्रोजिल जेल नाम से आता है, तो वो आप इसमें लगाते हैं। साथ ही साथ धूप में जाना अवॉइड करने को कहते हैं। हॉट स्पाइसी फूड खाने से भी ये ज़्यादा लाल हो जाता है, तो उसको भी बंद करने का बोलते हैं, और एक प्रॉपर स्किन हाइजीन मेंटेन करने में ये हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो उतना अनकॉमन नहीं है, और एक्ने से ये कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया था। राइनोफाइमा इसकी एक्सट्रीम स्टेजेस में होता है, पर ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो नोट करके आप लोग रख इसमें सकते हैं। एंटीबायोटिक नहीं देनी है? एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन कुछ हद तक हेल्प करती है, लेकिन एंटीबायोटिक का जेल मेट्रोनिडाजोल जो मेट्रोजिल का जेल वो देना है। मेट्रोजिल जेल इसमें ज़्यादा काम करता और है। मैं इसको एक्ने से कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? दो चीज़ों से, पहला तो इसमें टेलेंजेक्टेजियाज मिलेंगे, हाँ, और दूसरा कॉमेडॉन नहीं मिलेंगे, और ठीक तीसरा है। ऑफकोर्स एक फोटो एक्सपोज एरिया, जो ग्रूव्स होते हैं हमारे फेस पे या आंखों के नीचे वाला एरिया होता है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती, वहाँ पर ही नहीं मिलता है। दूसरी तरफ मतलब उसको कहते हैं कि कर्व्स या कॉन्वेक्सिटीज ऑफ फेस में ज़्यादा मिलता है। ठीक। राइनोफाइमा हर एक में नहीं मिलेगा, ओके। रोजेसिया बिना राइनोफाइमा के भी हो सकता है, और राइनोफाइमा जैसी चीज़ आपको जॉ में भी मिलती है, कान पर भी मिल सकती है, तो वो भी ठीक है। इसका पार्ट है। इसमें भी स्टेरॉइड नहीं देना है? बिल्कुल भी नहीं, स्टीरॉयड दिया तो आप उसको फिर और ठीक करने में और मुश्किल आ जाएगी। तो और एंटी फंगल भी नहीं? एंटी फंगल भी मुझे बिल्कुल लगता है नहीं। स्किन 3 चीजों में हो जाती है, नहीं, और इसमें हर नहीं चीज है। की अलग दवाई बताओगे। चलो ठीक बिल्कुल। है, अगला बताओ। किसी इसको ने पहचान। हैंड हाँ, वो डायग्नोसिस गलत लिखा था, हाँ। हैंड फुट माउथ डिसीज है जो पूछना चाह रहे थे, किसी ने डाला था इसके बारे में। ओके। और ये एक और डायग्नोसिस डाला था किसी ने, वो था इरिदिमा मल्टीफॉर्मी। तो ये मैं थोड़ा सा हटके बताता हूँ। जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, ये इरिदिमा मल्टीफॉर्मी है, और इरिदिमा मल्टीफॉर्मी को अगर आपको डायग्नोस करना हो तो ये टारगेट लीजन्स आपको याद रखने चाहिए। स्पेशल लीजन्स बोलते हैं, जो मैं कह रहा था प्राइमरी सेकेंडरी और स्पेशल लीजन, तो एक स्पेशल लीजन होता है ये जो है इरिदिमा मल्टीफॉर्मी है। इरिदिमा मल्टीफॉर्मी की कॉज रहता है दवाइयों से हो सकता है, कभी कभी हर्पीज इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अगर हर्पीज इन्फेक्शन से हो रहा है तो एसाइक्लोवीर 400 3 टाइम्स अ डे 5 to 7 डेज, उससे सबसाइड हो जाता है। उससे सबसाइड नहीं हो रहा तो साथ में आप स्टेरॉइड ऐड कर सकते हो, शॉर्ट कॉन्टैक्ट 20 से 30 मिलीग्राम 4 से 5 दिनों के लिए, उससे सबसाइड हो जाता है। तो इरिदिमा मल्टीफॉर्मी ड्रग के कारण हो रहा है तो ड्रग आप अवॉइड करेंगे, हालांकि इसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, तो एंटीवायरल इसमें पहले ट्राई कर लेते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये बड़े इंसान में है, और ये वाला जो पार्ट है ये हैंड फुट माउथ डिसीज है। हैंड फुट माउथ डिसीज सेल्फ रिजॉल्विंग है, अपने आप ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको सिम्टोमेटिक ट्रीट करना होता है। फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए मेडिसिन दे दी, स्किन पे आप कैलामाइन का लोशन लगाने को दे सकते हो, अगर स्किन उखड़ गई है तो उस पर एंटीबायोटिक का क्रीम लगाने को दे सकते कैसे हो। होता है ये? ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, हैंड फुट माउथ
ही बस। वायरस का भी आप उसमें और ये नाम खाली रहता है। उंगलियों में होता है? उंगलियों में, मुंह में, उसके नाम से ही है, हैंड, हैंड, फुट, फुट एंड माउथ, अरे माउथ। वाह, इसको ओके। डायग्नोस करने के लिए कि ये वेसिकल हैं या छाले पस्ट्यूल हैं, बोल सकते हैं, छोटे छोटे से छोटे छोटे से पानी भरे छाले हुए हैं ये, छाले हैं और ऑब्लॉन्ग है। छाला बिल्कुल गोल नहीं है, आप देखेंगे ये ऐसा लंबे अंडे लंबे जैसे। लंबी जैसा दिख रहा है, अंडाकार है, लंबा। ठीक है। तो ये इसको डायग्नोस करने का तरीका होता है, घर में और हाँ, यूजुअली सबको मिलेगा। और उस अच्छा, औरों को भी होगा घर में ये? हाँ, कई बार पेरेंट्स को भी हो जाता है बच्चों से, ओके, तो और वो भी इसको कैसे फर्क करेंगे? इसको टारगेट लीजन, तीन तरह के अच्छा, टारगेट लीजन मतलब वो जिसपे निशाना लगाते हैं? निशाना लगाते हैं, वो ओके, टारगेट लीजन। तो ओके, मैं इतने तीन सोच रहा रिंग्स है, टारगेट लीजन क्या होता है। तीन वो जिससे रिंग्स है, अपन निशाना लगाते हैं, तो अच्छा, बीच में एक रिंग है, उसके बाहर एक रिंग है, एक और रिंग है। एक और रिंग है, क्या तो बात है, तीन अब रिंग समझ है। में आया तो मुझे। ये स्पेशल लीजन है, टारगेट अच्छा, लीजन, जो ये लोग सीखे नहीं सीखे, मैं सीख जाऊंगा। इरिथेमा मल्टीफॉर्मी का कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। ये दिखा तो इरिथेमा मल्टीफॉर्मी लगभग होगा ही होगा। ठीक है, तो ये टारगेट लीजन मतलब बीच में एक जिसपे अपन तीर मारते हैं, गोली मारते हैं। हाँ, ठीक है, एक उसके बाहर उससे लाइट, उससे बाहर उससे लाइट, उससे लाइट, तीन एग्जैक्टली। लेवल का टारगेट लीजन, इरिदिमा बीच में मल्टीफॉर्मी नोडोसम। छाला बोल लीजिए, हाँ पानी भर के छाला है, हाँ उसके आसपास एक लाल रिंग है जिसमें हाँ, इरिदिमा ज्यादा है, और उसके आसपास एक और इरिदिमा की रिंग है। चलो, तो ऐसे तीन बहुत ही रिंग्स मजेदार है ये तो। बनी हुई है। और दूसरे वाले में बस लंबे लंबे अंडाकार छाले हैं। हाँ, अब ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। हाँ इसमें लेकिन ये बच्चों में होता है ज्यादातर, ये बड़ों में होता है ज्यादातर। हाँ, सीख जाऊंगा, पक्का सीख जाऊंगा। और एक जो तुमको दिखाना था वो वाला भी दिखा दो। लास्ट केस भी आई थिंक, हाँ, हमारे पास 2-1 मिनट है। ये इसलिए केस मैंने सिलेक्ट किया था सर, क्योंकि कई बार स्किन से आप कैसे डायग्नोस करते हो पेशेंट को, ये समझते। ये एक पेशेंट है, बेहोश पड़ा हुआ आईसीयू में। इसके पैर जब साथ वाले लेकर आए थे तो सिर्फ बेहोशी की हालत में ही था ये, और कंप्लेंट ये थी कि फीवर आ रहा है। हम्म। और फीवर के लिए किसी ने मलेरिया का ट्रीटमेंट कर दिया, किसी ने और कोई ट्रीटमेंट कर दिया। 2 दिनों से ये हॉस्पिटलाइज थे, और सारे टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट इनके नेगेटिव। यहाँ तक कि सीएसएफ एग्जामिनेशन भी हो गया, पूरी प्रोफाइल्स हो गई, सब नेगेटिव। लेकिन स्किन, फिर उनको लगा कि यार स्किन पे भी कुछ दिख रहा है लाल पीला, चलो किसी स्किन वाले को बुला लेते हैं। तो उन्होंने कॉल किया। कैसे आप स्किन से डायग्नोस कर सकते हो, बेसिकली इसलिए केस को रखा था कि कई बार अच्छा क्लू मिलता है, और लिटरली इसके सारे इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव थे, कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो ये, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट पैटर्न। रेटिकुलेट पैटर्न मतलब एक जाली जैसा पैटर्न। और ये हाथों पे हो रहा था, फिर मैंने देखा पैरों पे भी हो रहा है। और पैरों पे जब इसको जूम किया तो यहाँ आप देख सकते हो रेटिकुलेट पैटर्न। और ये एक और साइन है यहाँ पर, जैसे पपड़ी बनती है अपने यहाँ, तेल का छींटा गिरने के बाद पपड़ी जैसी बनती है, वैसा स्किन नेक्रोसिस था ये, ऑटोमेटिक, कुछ जलानी कुछ नहीं हुआ है, स्किन नेक्रोसिस है। तो ये वेस्कुलाइटिस का एक, वेस्कुलाइटिस ऐसे दिखाई देता है। तो ये पूरा अगर आप देखो उन 4-5 क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर ये वेस्कुलाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक लीजन था। स्टीरॉइड दिया, ये बंदा 3-4 दिनों में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर दिया। अभी मैं इनसे 3 दिन पहले ही मिला हूँ, पूरी तरह से नॉर्मल है। और तो अनकॉन्शियस क्यों हुआ था? बिकॉज वेस्कुलाइटिस से ब्रेन में भी कुछ उसको वेस्कुलाइटिक चेंजेस मिले थे, ब्रेन में भी जो ओके, वेसल्स हैं उसमें उसके चेंजेस थे। वाह। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वायरल एनकेफलाइटिस, और उसी से ये चीज़ें बनती गई। हम लोगों ने सोचा ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, पर ड्रग रिएक्शन नहीं था, क्योंकि बायोप्सी में इसका फिर वेस्कुलाइटिस, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस इसका प्रूव हुआ। अच्छा, ये जिसको दूसरी थाई में जो छोटी छोटी दिख रही है, ये ये भी, वेस्कुलाइटिस जो दूसरी थाई में छोटी छोटी चीज दिख ये रही वाले, है, ये लंबे लंबे, हाँ। सब सब नेक्रोसिस है, और तो ये नेक्रोस, बेसिकली नसों में इन्फ्लेमेशन हो गया है, हाँ, वेस्कुलाइटिस। यस, ओके। वेस्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन सारी नसों में आ गया। और स्मॉल वेसल मतलब छोटी हाँ, तो छोटी जो ऐसा लग रहा वेसल्स है है, देखने में, लीजन भी ऐसा लग रहा है छोटी छोटी नसें हैं जो कि इन्फ्लेम्ड है। इसीलिए रेटिकुलेट पैटर्न उसका बनता है। तो तो बेसिकली स्किन की जितनी भी नसें हैं उन सब में इन्फ्लेमेशन हो गया, इसलिए वेस्कुलाइटिस है। हाँ, तो वाह। अगर आपने स्किन से डायग्नोस कर लिया तो आप एटलीस्ट ये खुश होंगे कि चलो किसी इंसान की जान बचाने में आपने एक हेल्प की है। सही बात तो है। स्किन वैसे भी, वैसा ही एसएलई के साथ में भी है। एसएलई भी अगर सही समय पर डायग्नोस हो जाए तो उस इंसान को आप अच्छी एक जीवन दे सकते हो, अदरवाइज एसएलई स्ट्रॉन्ग या खतरनाक एक बीमारी हो सकती है। तो आई थिंक ये एक केस अच्छा है जहाँ पे डर्मा को समझना और उससे आप आगे की चीज़ों को डायग्नोस करने का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कुछ चैट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। म्यूपिरोसिन लगा सकते हैं कि नहीं बच्चों में? फ्लूकोनाजोल का डोज यूजुअली 6 to 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो डोज होता है फ्लूकोनाजोल का होता है पर डे।
और बच्चों में भी दे सकते हैं आप उसको। डीटी टैबलेट्स आती है, फ्लूकोस डीटी, मुझे एक नाम याद आ रहा है, डीटी मतलब डिजोल्विंग टैबलेट्स होती है, तो उसको डोज के हिसाब से कैलकुलेट करके आप डिजोल्व करके दे सकते हैं। फिर किसी ने पूछा था कि म्यूपिरोसिन जो है वो, म्यूपिरोसिन आप हैंड फुट माउथ में दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, अगर छाले जैसे बन गए वो ऊपर की चमड़ी उन छालों से निकल गई तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर म्यूपिरोसिन को ओरल कैविटी में नहीं देते, तो मुंह के अंदर लगाने को नहीं देते, म्यूकोसल सरफेस पे म्यूपिरोसिन यूज नहीं होता है। रिकरेंट वेस्कुलाइटिस का ट्रीटमेंट, विटी स्टेरॉइड तुमने बता ही दिया ऑलरेडी। हाँ, वेस्कुलाइटिस के लिए तो आपको शॉर्ट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना रहते हैं साथ में। जनरल नहीं, तो ये तो बाकी के तो मुझे लगता है कि काफ़ी अलग अलग चीजों के अलग अलग क्वेश्चंस, बातों के लिए है। आई सनस्क्रीन और वो थिंक सब चीजें छोड़ दे। इनके लिए तो आपको अलग से एक बार मुझे लगता है कि इसका तो अलग से देखना पड़ेगा सभी कुछ। बच्चों में कौन सा एंटी फंगल देना है? डायमंड रिकरेंट फंगल के लिए हाइजीन। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, यस ऑफ कोर्स, बड़ा डिसऑर्डर है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। बेसिकली इचिंग का डिसऑर्डर है, इचिंग से स्किन थिक होने लगती है, तो उसकी इचिंग बंद करवा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक होने लगेगा। बाकी तो टॉपिकल स्टीरॉयड दें, स्टीरॉयड का ऑइंटमेंट में दें तो ज़्यादा अच्छा है, अंडर ऑक्लूजन भी दे सकते हैं तो हो जाएगा। और स्किन की कभी बेटी लोगों डायग्नोसिस पर की बुक पढ़ाएंगे, हाँ ठीक है, स्किन की डायग्नोसिस की बुक। मैं यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए बोल दूंगा कि कोर्स खरीद लीजिए आप। ओके। पैथोलॉजिकल टेस्ट रन करना चाहिए। फंगल ठीक हो तो फंगस पे फंगल इंजेक्शन पेशेंट बिल्कुल बार नहीं बार देना आता है। है, हाँ। फंगल के जो इंजेक्शन है वो बेसिकली एम्फोटेरिसिन होता है, और क्यूटेनियस इन्फेक्शन में वो काम नहीं करता। एम्फोटेरिसिन, वोरिकोनाजोल, ये दोनों ही ऐसी डिसऑर्डर्स हैं कि जो स्किन में जाते नहीं है, तो स्किन की इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगा। तो आई थिंक 9:30 आज बज के गया लिए हम एग्जैक्टली, 9:30 बज चुके हैं, हम 9:30 हो लोग गया। यहीं रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आई एम हैप्पी कि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर इन इन बाकी क्वेश्चंस अपन का जवाब कोर्स में देने के आंसर लिए करेंगे। हाँ दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में हैप्पी लिख सकते हैं।